नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। खबरों के जाल में आपका सरोकार कहीं खो न जाए और बयानों के शोर में मुद्दे गायब न हो जाएं, इसीलिए एक खास शो आपको जरूर देखना चाहिए जो दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो टैरिफ पर तनातनी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान आज सामने आया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ऐसा लगता है कि हमने यानी कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए तीनों देशों को समृद्ध भविष्य की शुभकामनाएं दी। ट्रंप ने अपने पोस्ट के साथ राष्ट्रपति जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर भी पोस्ट की है। ट्रंप के इस पोस्ट का हर एक एंगल क्लियरली आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि ट्रंप क्यों इतने हताश और निराश दिख रहे हैं और कैसे उनके टैरिफ अभियान ने अमेरिका को दुनिया में अलग थलग कर दिया है। लेकिन पहले जरा इस पोस्ट की टाइमिंग देखिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत के साथ टैरिफ को लेकर अमेरिका की तनातनी चरम पर है। रूसी तेल की खरीदारी को लेकर अमेरिका ने एक्स्ट्रा 25% जो पेनाल्टी टैरिफ है उसको एक तरीके से भारत पर लाद रखा है। इस पोस्ट की टाइमिंग इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि चंद रोज पहले ही 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन के तियानमिन चौक पर माफ करिएगा, चीन में जो तियानजिन में एससीओ की बैठक हुई थी, जहां की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच एक अलग तरह की और एक शानदार केमिस्ट्री दिखी थी। तीनों देशों के मुखिया जब मिले तो विकास पर तो बात हुई ही, तरक्की के रास्ते पर एक दूसरे का साथ देने की भी उनके बीच में एक सहमति बनी। और तियानजिन से ही जिनपिंग के साथ साथ पुतिन ने भी ट्रंप को एक सीधा मैसेज दिया कि अमेरिका टैरिफ को लेकर भारत और चीन को धमकाना बंद करे, यह धौंस देना बंद करे, क्योंकि चीन और भारत को आप डराकर या टैरिफ के जरिए उनको झुका नहीं सकते। ट्रंप के पोस्ट की टाइमिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल ही मोदी सरकार ने नए जीएसटी रेट स्लैब का ऐलान किया था, जो कि माना जा रहा है कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट को हुए नुकसान को एक तरीके से उसकी भरपाई करने का एक बहुत ही तगड़ा प्लान है, एक काउंटर स्ट्रेटजी है मोदी सरकार की, जो कि बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो ऐसे माहौल के बीच ट्रंप ये लिख रहे हैं कि लगता है कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों गंवा दिया है। एक तरीके से ट्रंप अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं और ये ट्रंप की हार है भी। ये ट्रंप की उस नीति की हार है जिसने भारत जैसे मजबूत पार्टनर को अमेरिका से दूर किया है। ये ट्रंप की दादागिरी वाली उस सोच की हार है जिसमें वो मान बैठे थे कि वो धौंस दिखाकर भारत जैसे देश को अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर कर देंगे, मनमाने ट्रेड डील के लिए राजी कर लेंगे। ये ट्रंप की बुलिंग वाली सोच की हार है जिसके जरिए वो गीदड़ भभकी देकर भारत को उसके पुराने दोस्त रूस से दूर कर देना चाहते थे। ये असल में ट्रंप की उस रणनीति की हार है जिसने इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ अमेरिका की काउंटर स्ट्रेटजी का लंबे वक्त से हिस्सा रहे भारत को उससे दूर कर दिया। ये असल में ट्रंप की उस अदूरदर्शिता की हार है जिसके तहत उन्होंने भारत जैसे एक भरोसेमंद पार्टनर को, जिसको कि इंडो पैसिफिक में और क्वाड में एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा था, या यूं कहें कि इंडो पैसिफिक में अमेरिका की जो रणनीति है उसका एक अटूट हिस्सा माना जा रहा था, उसको उन्होंने दूर कर दिया, अमेरिका से दूर कर दिया। ये ट्रंप की कमजोर कूटनीति का नतीजा है, उसका हार है, उसकी हार है कि चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत के साथ जिस रिश्ते को पिछले 25 सालों में अमेरिका ने सींचा था, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जिसमें भारत का भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, जिस रिश्ते को दोनों देशों के नेताओं ने मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी थी, उस रिश्ते को ट्रंप ने एक झटके में गंवा दिया। आप याद करिए कि 1998 के बाद जब भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया तो भारत और अमेरिका के रिश्तों की क्या हालत थी, किस तरीके से इन दोनों देशों का रिश्ता जो है वो एक तरीके से आधार में पहुंच गया था।
लेकिन उसके बाद की सारी सरकारों ने इस रिश्ते को ट्रैक पर लाने के लिए पूरी ताकत लगाकर रखी, और जिसको कि एक तरीके से कहा जा रहा था कि ये 21वीं सदी की सबसे डिफाइनिंग या मतलब एक ऐसी जोड़ी है या ऐसा रिश्ता है जो कि 21वीं सदी की दशा और दिशा को तय करेगा। आप सोचिए कि उस रिश्ते को ट्रंप की अदूरदर्शिता ने एक झटके में खत्म कर दिया। आप सोचिए कि यह कहा जा रहा था कि अमेरिका और भारत नेचुरल एलाई है, एक दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद डेमोक्रेसी और दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। ये कहा जा रहा था कि ये 21वीं सदी की सबसे शानदार पार्टनरशिप है, और उस पार्टनरशिप का क्या हाल किया ट्रंप ने, आप पूरी दुनिया देख रही है। और इसीलिए ट्रंप की इस नीति को या ट्रंप की इस पॉलिसी को आज पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत हो रही है। ये ट्रंप की उस व्यापारिक सोच की भी हार है जो टैरिफ की तलवार भांजकर ही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को जमीन पर उतारना चाहती है। ट्रंप को लगता है कि उसकी सारी मुसीबतें और उसकी सारी समस्याओं का हल टैरिफ में, और उसे लगता है कि इस टैरिफ के जरिए वो दुनिया में जिसे चाहे उसे झुका सकते हैं, घुटनों पर ला सकते हैं। लेकिन ट्रंप की इस सोच की ये बहुत बड़ी हार है। ये टैरिफ युद्ध की नाकामी है जिसे खुद अमेरिकी एक्सपर्ट एक रणनीतिक मिस्टेक, एक रणनीतिक गलती करार दे रहे हैं, एक स्ट्रेटजिक मिस्टेक करार दे रहे हैं। ये ट्रंप की उस पर्सनल ख्वाहिश की भी हार है जो भारत जैसे मजबूत देश और लंबे वक्त के साथी के मुकाबले नोबेल अवार्ड और पाकिस्तान को तरजीह देती हुई दिखाई देती है। ये पोस्ट ट्रंप की हार इसलिए दिखलाता है क्योंकि ट्रंप को अमेरिका के मुकाबले उदय होते नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर साफ साफ दिख रहा है, जहां भारत, रूस और चीन अमेरिकी प्रभुत्व को सीधे सीधे चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक बात ट्रंप के दावे की है कि भारत चीन के साथ जाता दिखाई दे रहा है, तो यह भी उनकी एक और गलतफहमी है, उसमें भी कोई दम नहीं है। और उसको आप एक उदाहरण के जरिए समझिए। भारत एससीओ का सदस्य देश होने के नाते तियानजिन शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ। पीएम मोदी 7 साल बाद चीन गए, लेकिन अगले ही दिन बीजिंग परेड में बुलावा होने के बावजूद भारत उसमें शामिल नहीं हुआ। पीएम मोदी वहां नहीं गए क्योंकि हमारी अपनी विदेश नीति, हमारी अपनी स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस है, रणनीतिक स्वतंत्रता है, और हम किसी दूसरे के हिसाब से नहीं चलते, हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। और आश्चर्य की बात है कि चीन ये बात समझ पा रहा है, लेकिन ट्रंप नहीं समझ पा रहा। वो पूरी दुनिया को एक ही डंडे से हाँकने में लगे हुए हैं, जैसे कि अभी भी 19वीं शताब्दी चल रही, जैसे अमेरिका इकलौता सुपर पावर हो और दुनिया के सारे देश उसी का कहना माने। भारत ने यहीं पर कड़ा रुख दिखाया। पीएम मोदी ने एक रेड लाइन खींच दी, ट्रंप को साफ साफ मैसेज दे दिया कि भारत अमेरिका के हिसाब से नहीं चलेगा, चाहे रूसी तेल खरीदारी का मसला हो या पाकिस्तान से लड़ाई का। भारत अपने हिसाब से अपने देश हित में फैसले लेगा, और पीएम मोदी ने वही किया, और नतीजा यह हुआ कि ट्रंप की एक नहीं चली। और आखिरकार इसी हताशा और निराशा का नतीजा है कि उन्होंने आज यह मान लिया कि भारत और रूस को वो गंवा बैठे। ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन की एक और वजह है, ट्रंप का सारा जोश इसलिए ठंडा पड़ चुका है क्योंकि न सिर्फ एशिया बल्कि उनके अड़ियल रवैये की वजह से यूरोप भी अमेरिका से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के नेताओं को भी धमकाया कि यूरोप को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए या रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे मॉस्को को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए फंड जुटाने में मदद मिल रही है। ट्रंप यूरोप को चीन से भी दूर रहने के लिए धमका रहे हैं, लेकिन यूरोप भी उनकी बात मानने को तैयार बिल्कुल नहीं। तो आप इसकी वजह भी समझिए, क्योंकि यूरोप को भी समझ में आने लगा है कि ट्रंप सिर्फ अपना फायदा देखते हैं
अमेरिका का फायदा देखते हैं। उन्हें दुनिया के फायदे से या विश्व कल्याण से उनको कोई मतलब नहीं। और एक तरीके से दुनिया के मंच पर ट्रंप अब एक्सपोज होने लगे हैं। उनकी वो रणनीति नाकाम साबित होने लगी है जिसमें उन्हें लगता था कि दुनिया उनके इशारे पर उठेगी और बैठेगी। उनका ये मुगालता अब खत्म होने को है। तो क्लियर कट में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि अगले 15 साल के लिए भारतीय सेनाओं के लिए जो भारत सरकार ने क्या रोड मैप तैयार किया है और कैसे अगले 15 सालों में भारतीय फौज का पूरा कायाकल्प होने वाला है। तो चीन ने मिलिट्री परेड में, अभी पिछले दिनों जो मिलिट्री परेड बीजिंग में हुई, उसमें उसने एक से बढ़कर एक मारक हथियारों की नुमाइश करके दुनिया को हैरत में डाल दिया। चीन ने इस परेड के जरिए खुद को अमेरिका के सामने एक सुपर पावर की तरफ पेश किया। लेकिन इन तस्वीरों में सिर्फ अमेरिका के लिए ही पैगाम नहीं था, भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती छिपी हुई है। चीन के साथ भारत का पुराना सीमा विवाद है जो रह रहकर सुलगता रहता है। भारत और चीन के रिश्ते कैसे हैं, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। ऐसे में चीन की ताकत के सामने तनकर खड़ा रहना भारत की जरूरत है और इसी जरूरत को ध्यान में रखकर भारत ने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का अब तक का सबसे बड़ा प्लान तैयार किया है। एआई हथियार, न्यूक्लियर पावर्ड युद्धपोत, स्टिल्थ ड्रोन बॉम्बर और नए तरह के टैंक, वो सब कुछ है इसमें, इस प्लान में, जो भारतीय सेना को फ्यूचर वॉर के लिए तैयार करने के लिए जरूरी है। 15 साल के भीतर सेना के कायाकल्प का पूरा प्लान तैयार हो चुका है और इस एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक देश के सेनाओं को अपग्रेड करने का यह अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस प्लान है। तीनों सेनाओं यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को कैसे फ्यूचर वॉर के लिए तैयार किया जाना है, जरा इसको विस्तार से समझिए। तो सबसे पहले नेवी की बात करते हैं और भारत के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रमादित्य हमने रूस से लिया और आईएनएस विक्रांत जो कि हमने स्वदेशी तकनीक के जरिए और इस देश में ही एक तरीके से स्वदेशी हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन भारत इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती चुनौती को ध्यान में रखकर नए और ज्यादा शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। वैसा कैरियर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लैस। और ये लॉन्च सिस्टम कैसा होता है, आपको अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, इसमें आपको ये जो लॉन्च सिस्टम एयरक्राफ्ट कैरियर पर होता है, जिसके जरिए एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है, उसको जरा गौर से देखिए। तो अभी तक जो भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें स्टीम लॉन्चर है, यानी कि ये स्टीम पावर्ड है, भाप से चलता है और इसमें उतना ताकत नहीं होता जिसके जरिए वो हेवी या यूं कहें कि वजनी एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सके। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चर होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं और ये ज्यादा वजनी एयरक्राफ्ट को भी अपेक्षाकृत छोटे डेक से लॉन्च करने में सक्षम होते हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो डेक होता है, यानी कि जिस पर कि यूं समझिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर का जो रनवे होता है, वो उसकी एक सीमा होती है, उसे बहुत लंबा नहीं किया जा सकता। यानी कि छोटे से डेक पे, छोटे से रनवे पे किस तरीके से हेवी एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाए, यह हमेशा एक चुनौती रहती है। और यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चर होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अमेरिका के जो ज्यादातर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उस पे इसी तरह के सिस्टम है, लेकिन भारत के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उस पे स्टीम लॉन्चर है। भारत की योजना फ्यूचर के वॉरशिप को न्यूक्लियर पावर से भी चलाने की। इसी तरीके से नौसेना को अगली पीढ़ी के 10 फ्रिगेट यानी कि जो लड़ाकू युद्धपोत होते हैं उससे भी लैस करने की, और इसके अलावा 7 एडवांस कॉर्वेट यानी कि छोटे युद्धपोत और 4 लैंडिंग डॉक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराने की।
भारत के पास अभी नीलगिरी, तलवार, ब्रह्मपुत्र और शिवालिक क्लास के 17 फ्रिगेट्स हैं और अगले 15 सालों में इसे 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि भारत की जो नेवी है, भारत की नौसेना है, इसको एक ब्लू वाटर नेवी बनाने की जो योजना है, उसके लिए जो कुछ भी किया जाना जरूरी है वो सब करने का प्लान भारत सरकार ने तैयार कर लिया है। उसमें से मैं कुछ जो जरूरी और इंपॉर्टेंट या जो महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन ऐसे तमाम हथियार जो कि भारतीय नौसेना को एक ब्लू वाटर और ताकतवर नेवी के तौर पे दुनिया में स्थापित करे, वो सब जो भी किया जाना चाहिए वो सब इस प्लान का हिस्सा है। इसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमने ब्रह्मोस की कामयाबी देखी और इस कामयाबी ने साबित कर दिया कि फ्यूचर वॉर में भी हाइपरसोनिक स्पीड वाले मिसाइल बहुत बहुत क्रूशियल होंगे, बहुत जरूरी होंगे। इसीलिए भारत अपने मिसाइल जखीरे में हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक बहुत बड़ी रेंज शामिल करने जा रहा है। जो भारत का जो रोड मैप है अगले 15 सालों का मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने का, उसमें हाइपरसोनिक हथियारों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। भारत अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट विष्णु के तहत एक नहीं बल्कि करीब 1 दर्जन ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है जो देश की भविष्य की रक्षा जरूरतों के हिसाब से बहुत बहुत क्रूशियल मानी जा रही। इसमें क्रूज मिसाइल, ग्लाइडेड वेपन और स्क्रैम जेट इंजन से लैस मिसाइलें शामिल हैं। भारत का ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट भी एडवांस स्टेज में है जो कि रसिया के साथ मिलकर हम डेवलप कर रहे हैं। और ब्रह्मोस की कामयाबी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखी कि कैसे 1 दर्जन से भी कम ब्रह्मोस ने पूरे पाकिस्तान को कुछ मिनट के अंदर ही घुटने पे ला खड़ा किया। और इसके बाद इस दुनिया को एहसास हो गया इस बात का कि भारत के पास जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी है वो दुनिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले कमतर नहीं है। अब जरा एक जोरावर टैंक से मिलिए। देखने में छोटा जरूर लग रहा होगा आपको। यह भारत का नया लाइट टैंक है जिसे चीन के टाइप 15 टैंक से लोहा लेने के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। गलवान झड़प के बाद चीन ने बहुत बड़ी संख्या में लाइट टैंक बॉर्डर पर तैनात कर दिए थे और भारत के पास जो T-72 और T-90 जैसे टैंक हैं, ये बहुत वजनी हैं और इन्हें ऊंची पहाड़ी इलाकों में तैनात करना और ऑपरेट करना दोनों मुश्किल होता है। लेकिन ये जो अभी आप जोरावर टैंक देख रहे हैं, ये सिर्फ 25 टन वजनी है और इसे आसानी से एयरलिफ्ट करके भी ऊंचे पहाड़ी मोर्चों पर तैनात किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, यानी कि अपने टारगेट की पहचान भी करेगा, उसे लॉक भी करेगा और उससे डिस्टेंस के हिसाब से अपने फायर पावर को एडजस्ट भी करेगा। डोगरा जनरल थे जोरावर सिंह, उनके नाम पर इस टैंक का नाम जोरावर रखा गया है। ये जो लाइट एडवांस टैंक है ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। इसे DRDO और L&T डिफेंस ने मिलकर तैयार किया है और भारतीय सेना ऐसे 400 टैंक बहुत जल्द ही अपने जखीरे में शामिल करेगी, क्योंकि चीन से लगी सीमा पे खास करके जो पहाड़ी इलाके हैं, जो लेह लद्दाख का इलाका है, अरुणाचल का इलाका है, उन इलाकों में इस तरह के टैंकों की तैनाती भारत की जो सुरक्षा है, भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी ढंग से युद्ध के मैदान में बारूदी सुरंगों से निपटने के लिए भारत एक नए तरह के हथियार पर काम कर रहा है और इन सुरंगों से फौज को बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसलिए भारत भविष्य में ऐसी बारूदी सुरंगों को डिटेक्ट करने और उन्हें नष्ट करने के लिए ऐसे रोबोट्स तैयार करने में लगा हुआ है जिसे दूर से कंट्रोल किया जा सके। भारत का दक्ष और म्यूल, ये जो 2 रोबोट हैं, 2 रोबोटिक सिस्टम हैं, वो इस काम को बहुत दक्षता के साथ अंजाम देने में सक्षम है। लेकिन भारत ऐसे रोबोटिक प्लेटफॉर्म भी तैयार करने में जुटा हुआ है जिसमें कि एक्सरे, लिडार और अर्थ पेनिट्रेटिंग रेडार वगैरह उससे लैस होंगे और जो जमीन से लेकर समंदर तक सभी मोर्चों पर दुश्मनों के बारूदी सुरंगों को न सिर्फ खोजेगा बल्कि उनको ध्वस्त भी करेगा। इसके अलावा भारत की जो योजना है अगले 15 सालों में
वायुसेना को भी एक अजेय ताकत के रूप में स्थापित करना है और इसके लिए अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा इस पर फोकस है। यानी कि इस तरह के ड्रोन एयरक्राफ्ट जो न सिर्फ लंबी दूरी तक उड़ान भर सकेंगे बल्कि ज्यादा भारी और घातक हथियारों से लैस होंगे। और इसके लिए एयरफोर्स में 150 से ज्यादा 150 स्टिल्थ बॉम्बर ड्रोन और सटीक निशाना लगाने वाले सैकड़ों प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल वगैरह शामिल किए जाने। तो ये तो मैं आपको कुछ हथियारों की लिस्ट बता रहा हूं। कहा जा रहा है कि ऐसे 2000 से ज्यादा वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, जिसके जरिए भारतीय फौज को, भारतीय वायुसेना को और भारत की नेवी को एक ताकतवर नेवी और ताकतवर एयरफोर्स के तौर पे पूरी दुनिया में स्थापित किया जाए। तो क्लियर कट में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर क्यों यह आरोप लग रहा है कि उनके इनडायरेक्ट एक्शन की वजह से ही आज द बंगाल फाइल्स फिल्म बंगाल के किसी सिनेमाघर के किसी भी पर्दे पर सामने नहीं आ पाई। तो फिल्म द बंगाल फाइल्स आज पूरे देश में रिलीज हो गई, लेकिन इस फिल्म की कहानी का जिस राज्य से सीधा सीधा रिश्ता है उसी पश्चिम बंगाल में इसके रिलीज पर एक तरीके से अघोषित बैन लगा हुआ है। जिस बंगाल का सिनेमा प्रेम दुनिया भर में मशहूर है, जहां कला और अभिव्यक्ति की आजादी हमेशा से आम जिंदगी का हिस्सा रही, उस पश्चिम बंगाल में कोई भी सिनेमाघर, कोई भी टॉकीज या मल्टीप्लेक्स इस फिल्म को जगह देने को तैयार नहीं। अपने राइट्स की डिमांड करते हैं। उसके मालिक सामने आकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं भाई कि इस फिल्म से वो क्यों कन्नी काट रहे हैं, उन्हें किस बात का डर सता रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे जो मैसेज है वो क्लियर है। ये दीदी की मर्जी है, ममता दीदी की मर्जी, और वो एक फिल्म के लिए राज्य की सीएम और उनकी पार्टी टीएमसी के निशाने पे नहीं आना चाहते। हमारी रिपोर्टर पूजा मेहता ने कोलकाता के कई सिनेमाघरों में इसकी पड़ताल की, तो यही बात खुलकर सामने आई कि द बंगाल फाइल्स बंगाल में रिलीज नहीं हुई है। इसीलिए न तो उसके टिकट उपलब्ध हैं ऑनलाइन और न ही किसी तरह की बुकिंग की कोई जानकारी है। देखिए जरा। हमारी मौजूदगी फिलहाल कोलकाता के एक सिनेमा घर में है और जानते हैं टिकट काउंटर से कि आखिरकार द बंगाल फाइल्स की टिकटें बिक रही हैं कि नहीं। यहाँ पर कुछ लोग भी आए हैं अपनी टिकट खरीदने के लिए, उनसे जानते हैं। दादा आज बंगाल फाइल्स क्या रिलीज हुआ है? टिकट अवेलेबल है बंगाल फाइल्स का? बंगाल फाइल नहीं है यहाँ पर। बंगाल फाइल का नहीं है। आज ओना है, झड़ है और बागी 4 है हिंदी मूवी। बंगाल फाइल का कोई शो नहीं है? नहीं। देखिए यहाँ पर टिकट काउंटर पर पहुंचे थे, वो बता रहे कि कौन कौन सी फिल्मों के टिकटें यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ बांग्ला सिनेमा के नाम बताए उन्होंने जिसकी टिकट्स अवेलेबल है, लेकिन बंगाल फाइल्स चूंकि रिलीज नहीं हुई है इसलिए उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि इस फिल्म की टिकटें भी जो है अवेलेबल नहीं है। तो जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास किया है उसे बंगाल में किस तरीके से अघोषित बैन का सामना करना पड़ रहा है ये आपके सामने है। इसीलिए एक दिन पहले फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को मीडिया में आकर एक कहना पड़ा कि उन्होंने कई बार और कई चैनल के जरिए ममता बनर्जी से अपील की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी। और इसी के बाद फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने तो चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसमें सीधा हस्तक्षेप करने की मांग की। एक अनऑफिशियल बैन, एक अनऑफिशियल डिक्टेटरशिप, फैशिज्म बंगाल में इस फिल्म के साथ लगा दी गई है। तो ये तो स्टेट खुद गुंडागर्दी करवा रही है, इसका क्या इलाज है? इसलिए पल्लवी जी ने विवश होकर बहुत दुखी मन से ये लेटर लिखा है। तो बात जब यहां तक बढ़ गई तब भी ममता दीदी ने एक शब्द नहीं कहा। उनकी तरफ से मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 2 लाइन की सफाई पेश की। पहली लाइन में यह कहा कि सिनेमा मालिकों पर सरकार का कोई दबाव नहीं है, और दूसरी लाइन में यह भी कह दिया कि कोई बंगाल का अपमान करे तो हम उसे नहीं सहन करेंगे। सुनिए जरा। तो ये तो ममता बनर्जी सरकार और उनकी पार्टी टीएमसी की सफाई थी कि बंगाल फाइल्स में बंगाल का अपमान किया गया है। इस दावे में हकीकत नहीं बल्कि एक सोची समझी सियासत है, और जो सियासत है उसको समझना मुश्किल नहीं है।
फिल्म द बंगाल फाइल्स सन 1946 में देश की आजादी से 1 साल पहले कोलकाता में हुए भयंकर दंगों की कहानी है, जिसमें बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। 3 दिन तक चले इस दंगे में 4000 बेगुनाह मारे गए, हजारों महिलाएं बलात्कार का शिकार हुई थी, 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। इतिहास में इस हत्याकांड को द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। भारत का बंटवारा कर अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाने के लिए ये दंगे किए गए थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन का नारा दिया था और जिसके तुरंत बाद कोलकाता में हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया था। इस फिल्म को की जो प्रामाणिकता है, उसके लिए एक लंबा चौड़ा रिसर्च किया गया। 18,000 पन्नों की रिसर्च इसकी प्रामाणिकता का एक सबूत है। इस फिल्म के दर्शक कह रहे हैं कि इतिहास की इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छिपाई जा रही है दुनिया से। इस फिल्म को देखकर देश को बांटने की जो साजिश और उसके लिए जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, अब लोगों को समझ में आ रहा। इस फिल्म में रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई दिखाई गई है, जिसे हर हिंदुस्तानी को जानने का हक है। सुनिए कि इस फिल्म को लेकर लोग कैसी कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि जिसे पूरा देश जानना चाहता है, ममता दीदी सन 1946 में हुए उस हिंदू नरसंहार की काली हकीकत को क्यों छिपाना चाहती और उस बंगाल से छिपाना चाहती हैं जहां आज भी डायरेक्ट एक्शन डे के भुक्तभोगी बड़ी संख्या में हैं। जिस बंगाल के लिए ममता ने मां माटी मानुष का नारा दिया, उसी के इतिहास पर पर्दा डालने की इस कोशिश का मतलब क्या है? यह क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को इसलिए रिलीज होने से रोका जा रहा है क्योंकि इससे अल्पसंख्यक वोट बैंक असहज हो जाएगा? दरअसल ममता उन सवालों से बचना चाहती हैं जो द बंगाल फाइल्स फिल्म में उठाए जा रहे हैं। यह फिल्म बताती है कि कैसे हिंदुओं का कत्लेआम बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश थी। पूरी की पूरी बंगाली संस्कृति को हाईजैक करके इस्लामिक कल्चर को में ढालने का प्लान था, जिसके लिए डायरेक्ट एक्शन का फरमान सुनाया गया। जरा सुनिए फिल्म के डायलॉग। तो ममता बनर्जी के लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। वो आज बंगाली बनाम गैर बंगाली की राजनीति कर रही हैं, जिसमें एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का प्लान है जो टीएमसी का वोट बैंक बन चुके हैं, तो दूसरी तरफ वो नहीं चाहती कि बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ कोई आवाज उठे। दीदी सत्ता के लिए उस खतरे को भी नजरअंदाज करने में जुटी हैं जो ये फिल्म उठा रही है। तो द बंगाल फाइल्स फिल्म से सामने आई सच्चाई और उससे उठे ऐसे ही सवाल ममता बनर्जी की परेशानी की वजह है। बंगाल सरकार ने अनौपचारिक तरीके से तो कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और न ही कोई स्टेटमेंट इशू किया है, लेकिन एक तरीके से यह अघोषित बैन है जो इस फिल्म पर लगा दिया गया है। और इसका बचाव कैसे किया जा रहा है, एक बार वो भी जरूर आपको सुनना चाहिए। अगर कोई डिसीजन अपना ले या हम कोई फिल्म के नाम पे ऐसा कोई प्रोवोकेटिव कुछ प्रमोट नहीं करेंगे तो वो उनका डिसीजन है, इसमें पॉलिटिक्स का कोई बात ना है, संपर्क नहीं है। ये विवेक जी, अपना विवेक किधर था जब गोधरा हुआ था? तो गुजरात फाइल्स क्यों नहीं हुआ? तो आपका विवेक तब किधर था? जब मणिपुर जल रहे थे तब मणिपुर फाइल्स नहीं हुआ, तो आपका विवेक तब किधर था? तो इसीलिए ये जो सिलेक्टिव विवेक का प्रयोग करते हैं विवेक जी, ये तो सबका समझ में आ चुका है। तो द बंगाल फाइल्स को लेकर बढ़ा विवाद अब सियासी शक्ल अख्तियार कर चुका है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस फिल्म का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें वो दिखाया गया है जो अब तक देश से छुपाया गया। इसीलिए आम जनता को, खासकर बंगाल के लोगों को यह फिल्म जरूर देखना चाहिए कि कोलकाता और नोआखली में आखिर क्या हुआ था। और वो लाख छुपाना चाहे, बंद करना चाहे, बंगाल फाइल को बंद नहीं होगी। और इस बार बंगाल की हिंदू उनको ही बंद कर देगी। और वो लाख चाहें बांग्लादेशियों को बंगाली बनाने में लगे रहें, लेकिन बंगाल की जनता बांग्लादेशियों को कभी बंगाली नहीं होने देंगे।
तो पश्चिम बंगाल में द बंगाल फाइल्स को रोकने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने कैसे शुरू से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया था, एक बार जरा उसको भी समझ लीजिए। बंगाल में फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करा दिया गया। आरोप है कि बंगाल में थिएटर मालिकों को पुलिस की तरफ से धमकियां दी जा रही है कि अगर आपने फिल्म को रिलीज किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। टीएमसी पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा है और फिल्म की टीम मेंबर्स पर हमले की आशंका जताई गई। पश्चिम बंगाल में द बंगाल फाइल्स की रिलीज रोकने की शुरुआत पिछले महीने अगस्त में ही हो गई थी, जब इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज करने फिल्म की जो पूरी क्रू है वो जब कोलकाता पहुंची तो जहां प्रमोशन होना था वहां बंगाल पुलिस पहुंच गई और इसीलिए अगस्त में जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तभी यह फिल्म ममता बनर्जी और उनकी सरकार के निशाने पर आ गई थी। फिल्म के टीजर को कोलकाता में रिलीज ही नहीं होने दिया गया। तो अगर देखिए तो एक तरीके से कि अगर आप घोषित रूप से अगर किसी फिल्म को बैन करेंगे तो सरकार को मालूम है कि उसके खिलाफ वो कोर्ट में जा सकता है मामला और आखिरकार उनको अपना बैन हटाना पड़ सकता है। लेकिन अघोषित अगर बैन अघोषित है, प्रतिबंध अगर अघोषित रूप से है तो उसे किसी कोर्ट में किसी भी अदालत में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। और यह एक बार फिर से साबित करता है कि सरकार जब घोषित रूप से कहीं प्रतिबंध लगाती है तो वो तो खैर असरदार होता ही है, लेकिन जब सरकारें अघोषित रूप से सेंसर करती हैं, अघोषित रूप से प्रतिबंध लगाती हैं तो कहीं ज्यादा कारगर होता है, कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। और जो द बंगाल फाइल्स के साथ पश्चिम बंगाल में हो रहा है यह उसका एक छोटा सा उदाहरण। तो आज क्लियर कट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।